हेलो कैंडिडेट्स, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम स्किल टेस्ट जो है वो हो चुका है और अब प्रेफ़रेंस फॉर्म आने का समय आ गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये बात उठ रही होगी कि कौन-सा डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को सेलेक्ट करें अपने प्रेफ़रेंस फॉर्म के लिए। तो मैंने यहाँ पे आज के इस वीडियो में 2 मिनिस्ट्री को कंपेयर कर रहा हूँ, जिसमें पहला मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि 99% कैंडिडेट्स का फर्स्ट चॉइस होता है। और दूसरे नंबर पर मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ, वो है AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। इन दोनों में पीए और स्टेनो डी दोनों की वैकेंसी आती है। स्टेनो डी तो हर जगह पे 2400 ग्रेड पे आता है और पीए इन दोनों मंत्रालय में 4600 पे आता है। वर्क कल्चर की बात करें तो दोनों में लगभग सेम काम है। आपका वही डिक्टेशन का काम है, ऑफिसर्स के साथ अटैच किए जाएंगे आप। जो भी मेडिकल बिल होता है, क्लेम होता है, एलटीसी क्लेम होता है, डिक्टेशन लिखना होता है, मीटिंग शेड्यूल करना होता है, टेलीफोनिक जो भी कन्वर्सेशन है, ये सब सबकी नॉर्मल काम है। आप अगर तय करते हैं, तुलना करते हैं एसएससी के द्वारा लिए जाने वाले एग्ज़ाम एएसओ, एलडीसी, एमटीएस, तो इन जॉब्स की तुलना में एसएससी स्टेनोग्राफर चाहे पीए के पोस्ट के लिए सेलेक्ट हों या स्टेनो के पोस्ट के लिए सेलेक्ट हों, किसी भी मंत्रालय में ये जो पोस्ट हैं पीए या स्टेनो, ये अन्य पोस्ट की तुलना में काफ़ी आसान होते हैं। मतलब इन पे वर्क प्रेशर नहीं होता है। तो वर्क जो भी है कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज का, वो लगभग लगभग सेम ही होता है। टाइमिंग का अगर बात करेंगे तो टाइमिंग डीओपीटी का जो अभी लास्ट ईयर ऑर्डर इशू हुआ था, उस पे टाइमिंग है 9 AM टू 5:30 PM, जो कि लगभग लगभग दिल्ली के हर ऑफिस में इसी को फॉलो किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जिस चीज़ की, वो है प्रमोशनल एस्पेक्ट्स इन दोनों मंत्रालयों में कैसा है। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि प्रेफरेंस फॉर्म जब भरने का टाइम आता है तो लोग कुछ भी भर दे रहे हैं कि हाँ बस मुझे जॉब मिल जाए, ना मिले उससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जिन जिन कैंडिडेट्स के भी मार्क्स बहुत अच्छे हैं और वो चाहते हैं कि अपना प्रेफ़रेंस फॉर्म भरें, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इसमें ये दोनों मंत्रालयों को प्रमोशन के एस्पेक्ट में कंपेयर किया है। आप इसमें देखिएगा तो एमईए में स्टेनो के द्वारा एंट्री होता है और पीए के द्वारा भी एंट्री होता है। ठीक इसी तरह एएफएचक्यू में भी स्टेनो और पीए दोनों पोस्ट के लिए एंट्री होता है। दोनों स्टेनो 2400 ग्रेड पे और दोनों जगह पे पीए 4600 ग्रेड पे पर एंट्री होता है। अब इन दोनों मंत्रालयों में खास बात क्या है कि अगर आप स्टेनो डी के रूप में इन दोनों मंत्रालयों में आते हैं, तो आप जब 5 साल का सर्विस आपका हो जाता है, तो आपको नॉन फंक्शनल पे लेवल 6 आपको मिल जाता है।
मतलब 5 साल की सर्विस कंप्लीट होने पे आप लेवल 6 में चले जाते हैं। आपका लेवल, पे ऑफ लेवल जो है वो चेंज होगा, लेकिन पोस्ट आपका स्टेनो डी ही रहेगा। और रूल के हिसाब से चले तो आपको स्टेनो टू पीए बनने के लिए कम से कम आपको दोनों मंत्रालयों में 10 साल का समय लगता है। तो ये हुआ हमारा स्टेनो से पीए जाने का जो प्रमोशन होता है उसका टाइम। मतलब कि आप 2400 पे आए हैं, 5 साल में आपको नॉन फंक्शनल पे मिल जाता है ए लेवल 6 दोनों मंत्रालयों में। आप यही चीज को अगर सीबीआईसी से तुलना कीजिएगा तो आप वहां पे 2400 पे आते हैं और वहां पे शायद नॉन फंक्शनल का कोई प्रावधान नहीं है। तो वहां पे आप 10 साल के बाद पीए बनते हैं और वहां जो 10 साल के बाद पीए बनते हैं वो आपको 4200 पे मिलता है। तो इस डिफरेंस को आप समझिए कि स्टेनो डी जो आप मिनिस्ट्रीज में है, एफएचक्यू हो, एमईए हो, इलेक्शन कमीशन हो, जो भी 4600 पे हैं, उनको स्टेनो डी 2400 पे आने पे उन्हें 4600 का मतलब कि 4600 पे वो प्रमोट होते हैं जब वो पीए बनते हैं आफ्टर 10 years। और सीबीआईसी या जो भी 4200 पे पोस्ट है पीए के, वो ऑब्वियस है कि 10 साल बाद उन्हें 2400 से 4200 पे मिलता है। तो जब हमारा मार्क्स अच्छा आए, ठीक है, तो जब अच्छा मार्क्स आ रहा है तो हम क्यों ना मंत्रालय को चुने जो 4600 ग्रेड पे डायरेक्ट ले जाए। उसके बाद इसमें एक और फायदा ये है कि हमें 5 साल के बाद नॉन फंक्शनल पे मिल जाता है जो कि 4200 का होता है। तो ये थी बात स्टेनो टू पीए की। अब नेक्स्ट आता है कि पीए के बाद जो प्रमोशन होता है वो पीएस के कैटेगरी पे होता है। पीएस मतलब प्राइवेट सेक्रेटरी, दोनों मंत्रालयों में एफएचक्यू एमईए दोनों में पीएस है। अब पीएस के लिए क्या प्रावधान है? तो पीएस के लिए पर्सनल असिस्टेंट, वैसे पर्सनल असिस्टेंट जो 8 साल तक अपनी सेवा दे चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए में, वे 8 साल के बाद प्राइवेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। ठीक है, तो जो पीए 8 साल की सर्विस देते हैं उन्हें 8 साल के बाद एमईए में पीएस के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एएफएचक्यू में प्राइवेट सेक्रेटरी यहाँ भी जो है वो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब आप देखिए कि एएफएचक्यू 5 साल में प्रमोट कर देता है और एमईए 8 साल में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल का आपको गैप मिल जाएगा एफएचक्यू में, ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अब क्या है कि इसके बाद पीएस के बाद जो अगला ग्रेड होता है वो होता है पीपीएस, मतलब प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी में प्रमोट होने से पहले दोनों मंत्रालयों में एमईए और एएफएचक्यू, एएफएचक्यू इसको हम लोग रक्षा मंत्रालय भी बोल सकते हैं क्योंकि एएफएचक्यू के अंडर जो भी काम हो रहा है वो रक्षा मंत्रालय के लिए काम कर रहा है। तो जो पीएस 4 साल का टर्म पूरा कर लेते हैं उन्हें दोनों मंत्रालयों में 5400 रुपये ग्रेड पे, मतलब लेवल 10 पे
उन्हें लेवल 10 दे दिया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्राइवेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है? प्राइवेट सेक्रेटरी बनने प्राइवेट सेक्रेटरी 4800 ग्रेड पे दोनों मंत्रालयों में है, एफएचक्यू में भी है और एमईए में भी है। लेकिन आप 4 साल का सर्विस कर चुके हैं, तो 4 साल के बाद आपको 5400 के ग्रेड पे रखा जाएगा, लेवल 10 पे दोनों मंत्रालयों में। अब यहाँ के बाद ऊपर आता है जो ग्रेड, वो है प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का जो कंडीशन है, किसी भी पीएस को प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी कब बनाया जाता है? तो प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी एमईए में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 8 साल के बाद बनाया जाता है, ठीक है? एमईए में जो भी जिनका भी 8 साल पीएस के रूप में, प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुके हैं, उन्हें पीपीएस बना दिया जाता है। अब देखेंगे एफएचक्यू में कितने टाइम में बनाया जाता है। तो एएफएचक्यू में भी सेम 8 साल में पीपीएस के रूप में प्रमोट कर दिया जाता है, ठीक है? तो इसके बाद आता है पीपीएस से ऊपर का जो ग्रेड है, उसे दोनों मंत्रालयों में सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी कहा जाता है इस पोस्ट को, जो कि लेवल 12 का पोस्ट होता है। लेवल 12 का पोस्ट होता है, आप क्लास 1 ऑफिसर, ग्रेड ए ऑफिसर हो जाते हैं पीपीएस में ही। जहां आपका लेवल 11 लगता है, उसी समय आप क्लास 1 या ग्रेड ए ऑफिसर कहलाते हैं। तो पीपीएस से सीनियर पीपीएस जाने में आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में 5 साल का समय लगता है। वहीं पे एएफएचक्यू में पीपीएस से सीनियर पीपीएस जाने में भी सेम 5 साल का समय लगता है, ठीक है? इसके बाद क्या है कि इसके ऊपर भी ग्रेड है स्टेनो कैडर का। अब जो पीपीएस हैं, वो सीनियर पीपीएस बन गए हैं। सीनियर पीपीएस के रूप में उन्हें 5 साल को फिर से टाइम पास करना है। वहाँ 5 साल उनका टर्म हो गया, तो फिर एमईए में जो अगला ग्रेड होता है, वो होता है लेवल 13 का। और लेवल 13 जो होता है, वो एमईए में उसे कहा जाता है प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, ठीक है? तो प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर के लिए आपको सीनियर पीपीएस के रूप में 5 साल का काम एमईए में करना होता है। ठीक इसी तरह एएफएचक्यू में भी आपको सीनियर पीपीएस के रूप में आप 5 साल काम करते हैं, यानी लेवल 12 में आप 5 साल काम करते हैं। तो यहाँ पे आप अगले ग्रेड यानी लेवल 13, यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है एफएचक्यू के अंदर। एएफएचक्यू में इस पोस्ट को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो 5 साल सीनियर पीपीएस के रूप में काम करने के बाद आपका प्रमोशन एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में एफएचक्यू में हो जाता है। तो ये था हमारा जो एनालिसिस। स्टेनो से सीनियर मोस्ट जो पोस्ट है, फर्स्ट पोस्ट, टॉप मोस्ट पोस्ट स्टेनो कैडर का, वो होता है एमईए में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और एफएचक्यू में एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी। मैं इन दो मंत्रालयों के प्रमोशन एस्पेक्ट को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप देखिएगा कि बहुत से मंत्रालयों में इतने हाई लेवल तक के ऑफिसर नहीं होते हैं। आप सीबीआईसी में चले जाइए, वहाँ पे आपको प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके ऑफिसर के साथ पीए पीएस तक ही अटैच किए जाते हैं। आप
CBDT में चले जाइए, वहाँ भी आपको लेवल 13 के स्टेनो कैडर के ऑफिसर नहीं मिलेंगे। तो लेवल 13 के ऑफिसर जो हैं, वो कुछ मंत्रालयों में ही हैं, और उनमें से MEA, AFHQ, CSS कैडर, इन 3-4 जगह पे ही लेवल 13 के स्टेनोग्राफर जो कैडर है, उनके ऑफिसर यहाँ पे होते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सीधा सा मतलब ये था कि जो भी लोग स्टेनो के रूप में या PA के रूप में आते हैं और किसी कारणवश जॉब में आने के बाद उन्हें टाइम नहीं मिला, आप दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाए, तो वो कम से कम इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अगर आप 20-22 साल, 23 साल, मतलब अंडर 25 ईयर जॉब में आ जाते हैं, तो आपके चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस बनेंगे कि आप प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर MEA में और AFHQ में एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी बन के रिटायर कीजिएगा। इसे जनरल टर्म में देखें तो लेवल 13 डायरेक्टर का पोस्ट होता है, जो ASO लोगों के लिए होता है, वो लोग आगे जाके बनते हैं। तो प्रमोशनल एस्पेक्ट के मामले में देखा जाए तो MEA और AFHQ का ये मेरा दोनों का कंपैरिजन था। अब बात करते हैं कि MEA और AFHQ में कौन बेहतर है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि MEA 99% लोगों का फर्स्ट चॉइस होता है, सेकंड चॉइस में AFHQ या इलेक्शन कमीशन को रखते हैं लोग। तो MEA 99% लोगों का जो होता है कि हम MEA में जाएं, तो MEA में जाने का मेन मकसद यही होता है कि उन्हें फॉरेन पोस्टिंग चाहिए होता है। तो जो फॉरेन पोस्टिंग जाना चाहते हैं, उनके लिए MEA बेहतर है, नो डाउट। उन्हें MEA ही सेलेक्ट करना चाहिए। और जो फॉरेन पोस्टिंग नहीं जाना चाहते हैं, वो MEA भी सेलेक्ट कर सकते हैं, AFHQ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से MEA, अगर आप फॉरेन पोस्टिंग में नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली में रहना चाहते हैं, तो आप MEA की जगह पे AFHQ चूज कर सकते हैं। AFHQ चूज करने का कारण क्यों? AFHQ चूज करने का कारण ये है कि आप स्टेनो या PA के रूप में आ रहे हैं, दोनों मंत्रालयों में। दोनों में 2400 और 4600 ग्रेड पे दोनों जगह मिल रहा है। आपने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली ही आपको रहना है। तो जब दिल्ली ही रहना है, तो MEA में तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलना नहीं है। जो सैलरी है 4600 ग्रेड पे बने या 2400 ग्रेड पे जो भी बने, वो आपको मिलना है। AFHQ में एक फैसिलिटी आपके साथ और ऐड हो जाती है, आपको कैंटीन कार्ड मिलता है, जो कि ग्रोसरी के लिए होता है। और अभी का जो महंगाई है, उस कंडीशन को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा हेल्प होता है जो AFHQ के वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके लिए। तो मेरा मानना है कि MEA और AFHQ में अगर दोनों जगह आप दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं और दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, तो आप AFHQ चुनें। हाँ, AFHQ में एक चीज़ आपको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव क्या है? कुछ लोगों के लिए वो पॉजिटिव हो गया है। बहुत से दोस्त हैं हमारे जो कहते हैं कि AFHQ में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है। सही बात है, अलाउड नहीं है। तो ये एक कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन मोबाइल नहीं होना भी 8-10 घंटे आपके वर्किंग आवर में नहीं है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। आप कुछ और क्रिएटिव कर सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं आप। MEA में आपका एक ही अ, ये मंत्रालय हुआ, MEA के अंडर जो भी काम है वो करना है। AFHQ में आपको क्या है कि आपके पास लगभग 25-30 ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको काम करना होता है। हालाँकि 25-30 ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी भी एम्प्लॉयी के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 25-30 जो भी
इनके इंटीग्रेटेड ऑफिस हैं उनमें काम करें, क्योंकि यहाँ भी किसी खास टर्म के लिए ही दिया जाता है वैकेंसी, उनका टर्म टेन्योर होता है। आप कुछ समय के लिए आर्मी हेडक्वार्टर में रहिएगा, कुछ समय के लिए एयर हेडक्वार्टर में, कुछ समय के लिए नेवी में, कभी नेशनल डिफेंस कॉलेज में रहिएगा, कभी डीआरडीओ में रहिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि कुछ समय के बाद आपको 5 साल 6 साल जो भी टर्म है इनका टेन्योर है, उसके बाद आपका वर्क चेंज होता रहेगा। आपको हमेशा कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। एमईए में आप दिल्ली पोस्टिंग है, आपका जो काम है रेगुलर वही रहना है। आप शुरू में जो आए हैं वही काम आप लास्ट तक कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को लेके जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, इंफॉर्मेशन उन लोगों ने मुझे दिया, एमईए वाले दोस्त और एफएचक्यू वाले। उस आधार पे और कुछ खुद का जो रिसर्च रहा है, इसके आधार पे मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना के रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, फॉरेन पोस्टिंग या दिल्ली पोस्टिंग। फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, आप बेशक एमईए जाइए। दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो एएफएचक्यू लीजिए। एफएचक्यू में और एमईए में मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों का पे सेम है, लेकिन आपको कैंटीन कार्ड का फैसिलिटी मिल जाता है। तो यही मैं बोलूँगा कि कंपैरिजन आप लोगों के सामने रख दिया हूँ। आप समझदार हैं, डिसाइड कीजिए क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।